जय हिंद दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने चैनल में स्नेह प्लान में। मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं असल में वो टॉपिक नहीं, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो आज मैं जो यहाँ पर चैप्टर जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा और जो कुछ यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन डील करूंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर फोकस करेंगे मेनली हम लोग ये यहाँ पर फोकस करेंगे कि आखिर इस नेशनल इनकम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी पूरी तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें तुम लोग क्या करना, ध्यान से देखना। लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये नेशनल इनकम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम को सिंपली अगर डिफाइन किया जाए कि नेशनल इनकम होता क्या है, तो तुम लोग 9-10 में पढ़े होगे द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दिस दैट करके। ठीक है, लेकिन यहां पर क्लास 12th में यानी इंटर में तुम्हारे नेशनल इनकम का डेफिनेशन पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेंज होता है। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में तुम लोग जो पढ़े होगे उसमें सिर्फ मीनिंग जाने होगे, सिर्फ डेफिनेशन जाने होगे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे खास तौर पर जो प्रीवियस ईयर में जो सीबीएसई में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी से ज्यादा मतलब पूछेगा तुम्हारा कि इससे जो न्यूमेरिकल देगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको नेशनल इनकम करा रहा हूं। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेता हूं, क्या है ये नेशनल इनकम। ठीक है, तो ध्यान से देखना। नेशनल इनकम को अगर बात किया जाए कि नेशनल इनकम है क्या, तो इसको सिंपली ध्यान से डेफिनेशन देखना क्या बोल रहा है, द सम ऑफ factor incomes earned by the normal residents of a country, during the period of an accounting year। ये डेफिनेशन होता है नेशनल इनकम का, द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर तुम्हें मालूम है, फाइनेंशियल ईयर तुम्हें मालूम है क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूं। ये सम होता है, ये एडिशन होता है किसका, फैक्टर इनकम्स का। भैया दो बात यहां पर आया है, एक तुम्हारा कि ये फैक्टर इनकम्स क्या होता है और दूसरा तुम्हारा ये नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों को जो देखना है वो यही देखना है कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या है और फैक्टर इनकम्स क्या है। तो हम लोग को फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री को जानने से पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि इनकम क्या होता है, इनकम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनकम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स, और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स ठीक है, अब ध्यान से सिर्फ समझते जाना। तो इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स। ध्यान से कि ये जो होता है, ये जो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट देखते हो, ये मतलब नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होता। मीन ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज दिस ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट मतलब इनका जो मोटो होता है वो होता है नॉट द प्रॉफिट, पर इनका मोटो होता है खुद का मतलब कंपनसेशन, एक तरह का ये कंजम्पशन। ठीक है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। बात आती है फैक्टर इनकम की या फैक्टर पेमेंट्स की, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि दिस इनकम इज रिलेटेड टू ये रिलेटेड किस में होते हैं बाबू, दो चीज में ध्यान से देखना, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बात आ गई कि फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है क्या। तो ध्यान से, ये लैंड, कैपिटल, लेबर एंड entrepreneurship, okay, so these are called factors of production और factor services। और ये जो सारा का सारा देख रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके जो ऑनर होते हैं, ऑनर जो होते हैं हाउसहोल्ड, है ना, ये कौन होते हैं ऑनर? इनके हाउसहोल्ड होते हैं, हाउस होल्ड, यानी लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप के जो ऑनर होते हैं, यानी हाउसहोल्ड्स आर द ऑनर ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हाउसहोल्ड क्या है, इसका बहुत ही बड़ा जिक्र किया गया है, छोटा सा ही जिक्र है तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पर जाकर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाउसहोल्ड्स, सो क्या बोल रहा है कि ये लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप किससे रिलेटेड है? इसके ऑनर कौन होते हैं? हाउसहोल्ड्स। तो भाई ये फैक्टर इनकम में आखिर आया कैसे? फैक्टर इनकम में आखिर आया कैसे? जब इसी लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप को, ध्यान से, प्रोड्यूसर जब हायर करते हैं या क्या करते हैं? परचेस करते हैं, यानी when the producer hire or purchase these factors of production or these factor services from the households, in return household receive payments, in return household receive पेमेंट। मैंने क्या बोला कि when the producer hire or purchase these factors of production or factor services, जब प्रोड्यूसर हायर करते हैं या परचेस करते हैं लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप को, किससे? हाउसहोल्ड से, तो ये क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। किसको? हाउसहोल्ड्स को। किसको? हाउसहोल्ड्स को, ठीक है। तो जब हाउसहोल्ड इसको मतलब पेमेंट करते हैं, तो ये हाउसहोल्ड के लिए क्या होते हैं? तुम्हारे फैक्टर पेमेंट। क्या होता है तुम्हारे? फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। को समझ में आया कि जब प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, वस्तु को बनाते हैं, जब ये लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदते हैं, किनसे? हाउसहोल्ड से, तो ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। इन रिटर्न हाउसहोल्ड रिसीव पेमेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर व्हेन दे परचेज दीस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज, सो दीस आर टर्म्ड एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। क्योंकि ये हाउसहोल्ड के नजर में देखो तो ये उनके लिए क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है। होप तुम्हें ये समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम क्या होता है। और ध्यान से, नेशनल इनकम में कभी ट्रांसफर इनकम में ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नहीं इंक्लूड होता है। वो कौन होता है? फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। अभी बस वीडियो में बने रहो, क्योंकि अभी जो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसमें तुम्हें सब समझ में आएगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम है क्या, या फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट है क्या, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? इनकम, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, वो क्या होता है? इसको पहले लिख लो। अब हम लोग देखेंगे क्या नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। ये नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री होता क्या है? इससे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये रेसिडेंस ऑफ कंट्री क्या होता है। रेसिडेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। ये रेसिडेंस ऑफ कंट्री होता क्या है? ये मेनली 2 टाइप होते हैं, एकदम ध्यान से, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ये मेनली क्या होता है? 2 टाइप के। सबसे पहला जो तुम्हारा पहला है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और ये क्या है? नॉन रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, नॉन रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब ये नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या होता है वो समझना। सिंपली जो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री होता है वो ध्यान से देखना क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री कहने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री और whose economic interest lies in that country। 2 बात बोला, ऑर्डिनरली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री उसी को कहा जाता है कि जो सबसे पहला ordinarily resides in a country concerned, और जो सेकेंड है वो तुम्हारा क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री कंसर्न। 2 बात मैंने बोला। मैंने पहला क्या बोला? हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री,
who ordinarily resides in a country। ये आखिर ordinarily resides क्या है कंट्री का वो समझना, यानी वैसा व्यक्ति जो किसी देश में एक साल या एक साल से ज्यादा रहता है और वहां पर कोई अगर काम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री। वैसा व्यक्ति जो एक किसी देश में एक या एक साल से ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या होता है, a person is said to be have his economic interest, है ना, मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कब लाइज करता, ध्यान से, कि एक व्यक्ति का वैसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो अपना पूरा पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है उसी कंट्री में करे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने का मतलब दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों में से अगर किसी भी प्रकार का उसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है किसी देश में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। इधर आपके दो टाइप है, ऑर्डिनरी स्टेट्स जो एक साल से ज्यादा रह रहा है किसी कंट्री में उसे ऑर्डिनरी रिसाइड्स, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वैसा व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी कंट्री में हो रहा हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझना ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नॉन रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या है। एक मैं बात बोलता हूँ, यहाँ पर नॉन रेसिडेंस ऑफ कंट्री का मान लो क्या होता है कि हर एक कंट्री का अपना एक एम्बेसी होता है। क्या होता है, अपना एक एम्बेसी होता है। अगर मान लो कोई विदेश मतलब कोई मतलब एम्बेसी है, मतलब यूएसए एम्बेसी है, ब्रिटेन की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी, मान लो वो अगर इंडिया में है, यानी फॉरेन एम्बेसी, इस फॉरेन एम्बेसी में दैट इज लोकेटेड इन इंडिया, ध्यान से मैं नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस का मतलब बता रहा हूं। अगर इस फॉरेन एम्बेसी में जो हमारे इंडिया में लोकेटेड है, चाहे वो किसी की भी फॉरेन एम्बेसी हो, कोई भी विदेश मतलब मंत्रालय यहाँ पर अगर मतलब लोकेटेड है तुम्हारा इंडिया में, अगर उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है, अगर उसमें कोई क्या कर रहा है, इंडियन काम कर रहा है, ध्यान से, अगर कोई उसमें इंडियन काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंस। अगर कोई if an Indian is working in the foreign embassy located in India, then it will be taken as normal residence for that country। But अगर कोई फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में लोकेटेड है, अगर मान लो कि वहां पर कोई जर्मन का नागरिक, जर्मन का सिटीजन या यूएसए का सिटीजन या रशिया का सिटीजन कोई अगर यहाँ इंडिया में काम कर रहा है तो उसे कभी भी मतलब ये नॉन रेसिडेंस नहीं दिया जाएगा। वो किसको लिया जाएगा, तुम्हारा नॉन रेसिडेंस दिया जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मान लो कि अगर WHO है, WHO या IMF कोई भी, अगर ये दोनों अगर मान लो कि इंडिया में लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में, अगर WHO या IMF इंडिया में लोकेटेड है और अगर उस WHO या IMF में कोई इंडियन काम कर रहा है तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंस कंट्री कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। अगर उस WHO या IMF में कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यानी इनका जो इंडियन का जो इनकम होगा वो दैट विल बी टेकन एज द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बिकॉज़ दे आर रिसीविंग द फैक्टर इनकम्स ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है, ये मैंने बोला। तो ये क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब मैं जो तुम्हें को क्वेश्चन जो कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखना, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है। चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि जो एग्जाम में तुम्हारा एकदम पूछता है वो क्या है, ध्यान से देखना। ये जो तुम लोग देख रहे हो चमकते हुए सितारों में, ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये है बाबू, क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, गिव रीजन। ध्यान से बोल रहा है कि ये जो दोनों दिए हैं इसको क्या है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, और नहीं जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, तुम्हें रीजन देना है। और ये सीबीएसई में तुम्हारा जो है क्लास 12 में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला जो दिया है वो क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली। क्या बोला, एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस चीज पर हो रहा है, एजुकेशन पर हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है, तो बच्चों के लिए, और किन के द्वारा हो रहा है, तो फैमिली के द्वारा हो रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर अगर पॉइंट फर्स्ट का कर देना कैसे एग्जाम में लिखा जाता है वो समझना। एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पर हो रहा है किसी भी बच्चे का किसी फैमिली के द्वारा, तो क्या उसे नेशनल इनकम में हमें मतलब नेशनल इनकम में एस्टिमेट करेंगे कि नहीं करेंगे, या इंक्लूड हुआ कि नहीं होगा। ध्यान से, तो
तो इसको क्या होगा, देखो सबसे पहली बात कि जो एजुकेशन पर जो बच्चों का खर्चा हो रहा है किसी फैमिली के द्वारा, इट विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एक्सपेंडिचर डन बाय अ फैमिली। ये क्या हो रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है और इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए तुम्हारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट्स याद है तुम्हें, ठीक है, फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट्स याद है तुम्हें। अभी ये पूरा अगर देखते जाओगे तो ध्यान समझ में आएगा। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बाय अ फैमिली इज फाइनल consumption expenditure and it will be included in estimating the national income। ऐसे माने कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है एजुकेशन पर किसी भी बच्चों के द्वारा, किसी फैमिली के द्वारा, दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो क्या है, तुम्हारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इससे हमेशा मतलब तुम्हें नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। एकदम ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तब पूरा का पूरा नंबर लिखेगा, ज्यादा लेक्चर में लिखना है, डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाओ, वो बहुत है। दूसरा बात देखना, यहाँ पर दो बात तुम्हें देखो, नेशनल इनकम को जाने के मैं इसके बाद वाले वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हें पूरे अच्छे से समझ में आए, ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्या बोला, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। ध्यान से, ये पेमेंट कर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो रहा है किसके तरफ, स्कूल के तरफ, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। Why? Because the payment that is being done or that is being paid by the school on electricity, that is the totally intermediate consumption और intermediate expenditure। यानी इस तरह स्कूल वाला क्या करता है, सबकी पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे तो बिल देगा, ठीक है, लेकिन उससे दुगना बिल जो है वो फीस में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, यानी फी में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और वही फी का क्या करेगा, बाल बच्चा का जो मम्मी पापा होते हैं वो आकर उसको पे करेंगे। यानी ये तो स्कूल वाला इनकम हो रहा है। इंटरमीडिएट इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या, मैंने एग्जांपल में बताया था, शुरुआत वाला वीडियो देखना। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहने का मतलब क्या होता है कि सपोज कर लो कि एक वुड है वो मतलब नेचर से मिला, ठीक है, उस वुड से चेयर बना और उस बीच में जो भी खर्चा हुआ दैट इज द वैल्यू एडिशन, है ना, और उस समय क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लकड़ी को काटा गया, कारपेंटर उस पर जो भी खर्च हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, आरी का, कुछ भी, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो यानी पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट हो रहा है वो क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो इसको लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, intermediate expenditure and it will not be included in estimating the national income। तुम्हें दो बात यहां से पता चली, ध्यान से, इसमें क्या पता चला, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जहां भी होगा वो तुम्हारा नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी तुम्हारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आ जाए, क्या आ जाए, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आ जाए या इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाए, वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। होप सो तुमको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में, यानी मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो 5 से 6 मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब यही वजह कराऊंगा क्या क्या होता है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा डॉट वहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।